नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। आज का हमारा जो सेशन है ये हमारा अलग तरह का सेशन है। इसमें हम एमडी के जो स्टूडेंट है अपने जो आयुष दर्पण पे मतलब उन्होंने एंट्रेंस क्लियर किया था और जो एमडी में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए उनके हिसाब से सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे। और ये भी संडे संडे को होगा। और सब्जेक्ट वाइज भी हम पढ़ाएंगे। जिनको संहिता में इंटरेस्ट है संहिता भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एकेडमिक है। मतलब ये हमारा क्लिनिकल समाशा जैसा नहीं है, ये कुछ अलग चीज है। अभी आप लोगों को जो भी एमडी फर्स्ट ईयर में है, शशि मैम है, स्मिता मैम है, कंचन मैम है, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जैसे राइट द हिस्ट्री ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, तो उसमें आपको लिखना होगा। फिर डिफाइन एंड मेंशन इथमोलॉजी ऑफ अन्वेक्षण, गवेक्षण, प्रयासन, अनुसंधान, शोध, ये सब रिसर्च के ही पर्याय नाम है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को 5 मार्क्स के लिए। फिर व्हाट डू यू मीन बाय प्रमाण, व्हाट आर इट टाइप्स एंड एक्सप्लेन एनी वन प्रमाण। तो प्रमाण आप लोगों को मालूम है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश, वो प्रमाण के बारे में आपको लिखना है। फिर लेकिन हम इस पे चर्चा भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर व्हाट डू यू मीन बाय अनुसंधान, राइट इट्स क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस। तो ऐसे ही पेपर में कुछ नहीं लिखना है, आप लोगों को उसका अच्छे से मैं बताऊंगा कि क्या लिखना है, कैसे पॉइंट लिखना है, तभी मार्क्स आते हैं। फिर एक्सप्लेन रिसर्च इन आयुर्वेदा, राइट द स्कोप ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में क्या स्कोप है, आगे क्या रिसर्च कर सकते हैं आयुर्वेद में। बहुत बहुत ऐसे बड़ा फील्ड है, लेकिन हम कंसाइज करके पढ़ेंगे। फिर व्हाई इज रिसर्च नीडेड इन आयुर्वेदा। फिर एक्सप्लेन द यूटिलिटीज इन ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब ये रिसर्च के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन द प्योर रिसर्च, मतलब फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च। एक्सप्लेन द अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लेन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेन द एनालिटिकल रिसर्च, एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव रिसर्च, एक्सप्लेन द मिक्स्ड रिसर्च, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, explain non-experimental research, write the type of non-experimental research, explain primary research, explain secondary research, explain observational research, एक्सप्लेन इंटरवेंशनल। इंटरवेंशनल मतलब हम मेडिसिन देते हैं, इंटरवेंशन करते हैं मेडिसिन का, उसका रिसर्च कैसा रहता है, उसमें हम ग्रुप बनाते हैं, ब्लाइंड ग्रुप, फिर अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर मतलब एक ये दिमाग में जाने दीजिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये वाइवा में भी आप लोगों को पूछा जाएगा। तो इसका पूरा डेफिनेशन वाइवा सारा चीज आप लोगों को याद करना है। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, व्हाट आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड रिसर्च, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन इन रिसर्च। अब ऑब्जर्वेशन में जो हम वैल्यूज लेते हैं अलग अलग, वो चीज है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ दे आर लिंक्ड विद पोटेंशियल इश्यूज ऑफ रिसर्च,
व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल स्टडी डिजाइंस? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइंस? फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरवेंशनल स्टडी डिजाइंस? व्हाट आर प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च डिजाइन? अब ये डिजाइन बनाना पड़ता है, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं इस पे हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में है कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक फॉर ए रिसर्च? व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू ऑफ लिटरेचर? हमें लिटरेचर पढ़ना पड़ता है जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए, सारे रेफरेंसेस निकालना पड़ता है चरक सुश्रुत वाग्भट से, या फिर आप दूसरे ग्रंथों से ले रहे हैं तो पूरा लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, रेफरेंसेस, वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड। व्हाट आर व्हाट इज नेसेसरी ऑफ रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर? क्यों हमें लिटरेचर का चाहिए, वो क्यों पढ़ना है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर? व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि एक किसी ने कोई सिद्धांत बताया, जैसे कि हमारा अजश्रृंगी जो है, वह गुड़मार जो है, वह मधुमेह में काम करता है, मतलब शुगर लेवल को बैलेंस करता है। ये हाइपोथेसिस हो गया। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फिर हम उसको एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्लिनिकल स्टडी करते हैं, रेफरेंसेस वगैरह निकाल के, और हम उसको प्रूव करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत है। क्लिनिकल ट्रायल में फिर पेशेंट का ग्रुप बनाते हैं, 30-30 ऐसे ग्रुप बनाते हैं, और हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। अगर वो सही आता है कि वो गुड़मार देने से ठीक हो गया, तो हाइपोथेसिस सही होता है, और नहीं तो वो ये हो जाता है, मतलब वो गलत होता है हाइपोथेसिस। तो इस पर भी हम बात करेंगे। हाइपोथेसिस, इसका डेफिनेशन आप लोग को याद होना चाहिए, मैं इसको भी पढ़ाऊंगा। हाउ द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस? ये हाइपोथेसिस क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी हम बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका कोई तो एम होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? व्हाट आर पॉइंट टू कंसिडर व्हाइल राइटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? अभी कंचन मैम ने अपना सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया है, तो उन्होंने अपना रिसर्च का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऐसे लिखा होगा, फिर उसके बाद में मेथोडोलॉजी लिखा होगा, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये स्टेप लिखा होगा। इस तरह से हमें सिनॉप्सिस और डेजर्टेशन लिखना पड़ता है एमडी में, इसी तरह से पीएचडी में भी करना पड़ता है। तो ये फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे इतना क्वेश्चंस है, ऐसे आप लोगों को पढ़ाई करना है। फिर व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल एंड मेथड इन रिसर्च? जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ मटेरियल मेथड होते हैं, कि हम जैसे क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, तो कितने पेशेंट लिए, कितने पेशेंट में से कौन से पेशेंट हमने सेलेक्ट किए, रैंडम स्टडी किया क्या, उसमें से कौन से पेशेंट हमने चूज किए अपने ग्रुप के लिए, फिर उसके बाद में हमने ग्रुप में क्या मेडिसिन दिया, कैसे दिया, एज ग्रुप क्या है, इंक्लूसिव क्राइटेरिया क्या है, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया क्या है, ये सारा मेथड हमें लिखना पड़ता है, वो चीज। फिर उसके बाद में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मटेरियल्स एंड मेथड्स? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ रिसर्च? व्हाट आर फीचर्स ऑफ रिसर्च? व्हाट इज रिजल्ट ऑफ रिसर्च? व्हाट आर फीचर्स ऑफ रिजल्ट? हाउ इज एन इफेक्टिव रिजल्ट रिटर्न? अभी रिजल्ट आया, उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करें, किस तरह से लिखें, उसका भी एक इंपॉर्टेंस होता है। ऐसे ही रिजल्ट नहीं लिखते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में सब लिखना पड़ता है। What do you mean by communication of research? What are method of communication of research? What are the roles of प्रमाणस as research tools? मतलब हम प्रमाण यूज करें, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, तो उसका किस तरह से हम लोग रिसर्च में उपयोग करते हैं, इसका भी साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना है, ऐसे कोई भी कुछ नहीं लिखना है, साइंटिफिक चीज होना चाहिए। What write about the role of various परमाणस as research tool? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स इन रिसर्च? जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसका कुछ एथिक्स होता है। हम ऐसे ही किसी को, अभी किसी को हम एनिमल रिसर्च कर रहे हैं, तो किसी भी एनिमल को पकड़ के हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उसका भी रूल होता है एनिमल रिसर्च का। या फिर हम कोई भी पेशेंट भी कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं, उसका कुछ एथिक्स होता है, कि जैसे वो पेशेंट बीमार नहीं होना चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, उसको कंसेंट लेके, फिर ये सब एथिक्स होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च? व्हाट डू यू मीन बाय आईईसी एंड एक्सप्लेन इट? फिर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? व्हाट आर स्टेप्स ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? व्हाट डू यू मीन बाई साइंटिफिक राइटिंग? अभी हमने रिसर्च कर लिया, फिर हमें साइंटिफिक राइटिंग करना है, अपना जर्नल में हमारा रिसर्च को पब्लिश कराना है।
तो वो साइंटिफिक होना चाहिए सारे लैंग्वेजेस। अभी अलग अलग जर्नल्स होते हैं जिसमें हम अपना रिसर्च और देते हैं, वो अगर उसके हिसाब से अगर रहेगा तो वो पब्लिश कराते हैं, और वो पब्लिश कराना कंपलसरी होता है एमडी में भी पीएचडी में भी। तो तभी तो लोग जानेंगे कि आपने ये रिसर्च किया है। तो ये साइंटिफिक राइटिंग किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से हम लोग जब लिख रहे हैं तो क्या क्या मेथड होता है, वो सब पे हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज राइट डाउन द व्हाट राइट डाउन द पर्पस ऑफ साइंटिफिक राइटिंग। पर्पस यही होता है कि हमने जो रिसर्च किया है वो दुनिया को हम बताएं कि हमने क्या रिसर्च किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, इसका क्या पर्पस है, वो सब हम बताते हैं। राइट डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक राइटिंग। एक्सप्लेन AIMRD। फिर व्हाट आर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डाटा माइनिंग। आईटी का क्या इंपॉर्टेंस है, हम डेटा अगर कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ कहाँ से, तो आईटी का मतलब हम जो जैसे वेबसाइट से कुछ कुछ चीजें लेते हैं, यहाँ का रिसर्च आर्टिकल, वहाँ का रिसर्च, उसका इंपॉर्टेंस रहता है। हम ऐसे ही कोई भी रिसर्च नहीं करते हैं, किसी ने पहले रिसर्च किया है उसी का आधार लेके हम रिसर्च करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो वो सब हमें लिखना पड़ता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाई रिसर्च डेटा पोर्टल कंसर्न विद आयुर्वेदा एंड कंटेम्प्ररी मेडिसिन। रिसर्च डेटा पोर्टल है अपने आयुर्वेद के, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे गूगल स्कॉलर करके एक है, मैं वो सब भी बताऊंगा, पबमेड है। वो सब पोर्टल क्या क्या है आयुर्वेदा से रिलेटेड। या फिर हमारा जो ये है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है, या फिर बीएचयू का पोर्टल है, ये सब के पोर्टल का हमें नाम लिखना पड़ता है और उसमें क्या क्या चीजें वो बताना पड़ता है। व्हाट आर स्टेप्स टू सर्च डेटा यूजिंग सर्च पोर्टल्स। एक्सप्लेन DHARA धारा। एक्सप्लेन पबमेड, जो मैंने बताया ना उसमें सारे जर्नल्स होते हैं। फिर एक्सप्लेन आयुष रिसर्च पोर्टल। एक्सप्लेन बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। एक्सप्लेन रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम। ये सब चीजें आपको कवर करनी है। फिर आयुर्वेद का कुछ पार्ट आता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स में। ये सारा जो हम बात करें ये सब क्या है, ये रिसर्च ये पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स बाद में। तो यही है कि व्हाट डू मीन बाय आप्तोपदेश, व्हाट डू मीन बाय प्रत्यक्ष प्रमाण, व्हाट डू मीन बाय अनुमान प्रमाण। ऐसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय युक्ति प्रमाण, उसका सब डेफिनेशन आप लोगों को आना चाहिए। फिर उसके बाद में व्हाट डू मीन बाय अन्वेक्षण, गवेक्षण, अनुसंधान, प्रयशन। फिर शोध, डिफाइन रिसर्च इन आयुर्वेदा। फिर व्हाट इज लिटरेरी रिसर्च, व्हाट इज फंडामेंटल रिसर्च, व्हाट इज क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च मतलब हम पेशेंट पे क्लिनिक में जो करते हैं। व्हाट इज ड्रग रिसर्च, ड्रग रिसर्च जैसे लोग ये रस शास्त्र वाले करते हैं, जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी या फिर शुद्ध शेखर रस, उसमें क्या क्या कंटेन्स है, वो कैसे, वो पूरा ड्रग रिसर्च होता है। या फिर हम कोई वनस्पति पे करते हैं, द्रव्य गुण वाले करते हैं पूरा एक वनस्पति पे। व्हाट इज योगा एंड एस्ट्रोलॉजी इन रिलेशन टू आयुर्वेदा। What is mean by ecological study design? What is mean by proportional mortality ration study design? मोर्टेलिटी मतलब जहां पर भी जैसे डेथ हो रहा है, जैसे कोरोना वायरस से लोग बहुत सारे मरे, तो उसका पूरा हमें स्टडी डिजाइन बना के और फिर रिसर्च करना पड़ता है। फिर व्हाट इज मीन बाय क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन। व्हाट इज मीन बाय केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन। ये सब का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, हम इस पे बात करेंगे। आप लोग बस ये सुन लीजिए, आप लोग को ये सब काम आने वाला है। इसी पे हम इसी को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ाई करेंगे। व्हाट इज मीन बाय रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन। व्हाट इज मीन बाय डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन स्टडी डिजाइन। What is pre-post study design? What is the meaning of RCT? What is non-randomized trial study design? What is crossover randomized control study design? What is the meaning of FINER? What is the meaning of PICOT? What is review of literature? हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, वो क्या होता है? What is hypothesis? What is objectives? What is materials? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में, जो नहीं बोलता है वो फेल कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What is method? What is observation? What is result? What do you mean by communication of research? What is research tools? What is ethics in research? What is the meaning of EBM, AIMRD, CRTF, CRIS? फिर अब ये स्टैटिस्टिक्स, ये हमारा जो दूसरा पार्ट है, इसमें है कि डिफाइन एंड स्कोप ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स।
ये डॉक्टर नवीन जोशी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा। अभी एक ही दिन नहीं होगा, अभी मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करा के याद करा दूंगा आप लोगों को। सारा चीज मैं जो पढ़ाऊंगा कभी भूलेंगे नहीं। अभी तो मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये चीजें पढ़ना है हमें। फिर कॉमन स्टैटिस्टिकल टर्म्स एंड रोटेशंस नोटेशंस, जैसे पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, डेटा क्या होता है। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि इलेक्शन हुआ तो एग्जिट पोल आता है, फिर वो कितने परसेंट में बीजेपी को वोट मिला, कितना कांग्रेस को वोट मिला, ये सब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स है पूरा। फिर उसके बाद में वहां पे ग्राफ गिरा, ओबीसी वोट कितना मिला, एससी एसटी का, ये सारा स्टैटिस्टिक्स से हम लोग पढ़ते हैं। तो यही सारा चीज हम पढ़ने वाले हैं। डेटा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर उसको प्रेजेंटेशन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा टैबुलर फॉर्म में होता है, या ग्राफिकल फॉर्म में होता है, या ड्रामेटिकल फॉर्म में होता है। ये टीवी में हम लोग देखते हैं कि जो भी दिखाया जाता है हमें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को इतने वोट मिले, इतने वोट शेयर मिले, कांग्रेस को इतना मिला, बीएसपी को इतना मिला, आप पार्टी को इतना मिला। ये सब हम प्रेजेंट जो करते हैं वो सारा चीज इस तरह से रहता है। फिर मेजर्स ऑफ लोकेशन, अभी मैं केवल ये बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। मेजर्स ऑफ लोकेशन, एवरेज एंड परसेंटाइल। आप लोगों को भी नीट के एग्जाम में परसेंटाइल मिला, तो एवरेज क्या होता है और परसेंटाइल क्या होता है, ये क्या डिफरेंस होता है, ये हम बात करेंगे। फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, फिर आते हैं वेरिएबिलिटी एंड मेजरमेंट, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये टेस्ट भी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा मैथमेटिक्स रहता है इसमें, बहुत मजा आता है। इंट्रोडक्शन टू कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, और जिसमें चाई स्क्वायर टेस्ट रहता है, अनोवा टेस्ट रहता है, अलग अलग टेस्ट रहते हैं, जिससे हम अपने पूरे डेटा को डाल देते हैं सॉफ्टवेयर में, पूरा डेटा डालते हैं एक्सेल से, और फिर वो हमें पूरा रिजल्ट बताता है कि ये आया है। फिर वो हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। फिर ये डेफिनेशन है पूरा, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, स्कोप्स ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, मतलब मेडिकल स्टैटिस्टिक्स का क्या स्कोप है आगे। जैसे कोरोना में महाराष्ट्र में, पुणे में, बॉम्बे में इतने लोग बीमार पड़े, इतने लोग ठीक हुए, तो एक डेटा रहता है पूरा, तभी हम बता सकते हैं कि इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग मर रहे हैं, हमारा मेडिसिन काम कर रहा है, हम बचा पा रहे हैं कि नहीं, ये सारा स्कोप्स रहता है। इसको हम अभी पढ़ेंगे बाद में। फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट द इन्यूमरेट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन तो पूरा हो गया, पूरा पूरी दुनिया के जितने लोग हैं वो पॉपुलेशन। सैंपल मतलब जैसे आपने गंगा नदी में प्रदूषण कितना है, तो कुछ भाग आप निकालेंगे, जैसे आपने वाराणसी का कोई चीज थोड़ा पानी निकाला, हरिद्वार का निकाला, ऋषिकेश का निकाला, वहां पे आपने चेक किया। पूरा आप गंगा नदी तो नहीं देख सकते हैं, सैंपल मतलब थोड़ा सा चीज निकाल के हम चेक करते हैं, वो सैंपल होता है। पॉपुलेशन मतलब पूरा गंगा नदी। इसको हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे, अभी तो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल, व्हाई डू वी यूज सैंपल इन स्टैटिस्टिक्स रिसर्च। व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल, राइट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सैंपल। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा, राइट द टाइप ऑफ डेटा। अब डेटा भी अलग अलग टाइप का डेटा रहता है, उस पर भी हम बहुत सारे टाइप के डेटा रहते हैं, उसका पूरा डेफिनेशन किताबों में भी है, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। फिर what are the sources of data collection, what are the methods of data collection, what do you mean by variables, state its types, what is the difference between primary data and secondary data। डेटा मतलब जो हमारे पास जो भी चीज आ रहा है, कि जैसे वोट शेयर इतना हुआ, ये हुआ, वो डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उससे हम कैसे मीन मीडियन मोड निकालते हैं, फिर उसका हम अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करके फिर हम एक कंक्लूजन में निकालते हैं, वो सारा डेटा रहता है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, discuss the advantage and limitation of method of direct inquiry of collecting primary data, discuss the advantage and limitation of method of indirect inquiry of collecting primary data, state the source of secondary data, what do you mean by data presentation, डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, state its importance,
व्हाट डू मीन बाय डेटा प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टेबल्स। अब टेबल भी अलग अलग रहता है, बार डायग्राम रहता है, फिर उसके बाद में एक कॉलमनर डेटा का टेबल रहता है, अलग अलग रहता है, वो भी हम बात करेंगे। फिर स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, स्टेट ऑफ यूजेस ऑफ ए टेबल। फिर explain the guiding rules for tabulation. What are the requisites of good table? Explain the different type of table. फिर what are the importance of diagram and their limitation? अब जैसे डायग्राम बनाया जाता है, भारत का मानचित्र है, उसमें मौसम दिखाया जाता है, यहाँ यहाँ बारिश हो रही है, तो वो डायग्राम के रूप में दिखाया जाता है, वहां टेबल नहीं रहता, वो डायग्राम के रूप में। तो उससे हमें ज्यादा समझ आता है ये चीज। फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा रहता है, उसके लिमिटेशन क्या है, और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, व्हाट आर द जनरल फॉर रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स, उसका रूल रहता है डायग्राम का भी। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डायग्राम्स, एक्सप्लेन वन डायमेंशनल डायग्राम, टू डायमेंशनल डायग्राम, थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स। फिर पिक्टोग्राम, कार्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व। फिर उसके बाद में लाइन डायग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय बार डायग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय टू डायमेंशनल डायग्राम्स, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम। फिर व्हाट डू मीन बाय मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना तब सब चीज समझ आएगा। मीन, मीडियन मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, परसेंटाइल। फिर स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फिर उसके बाद में परसेंटाइल। ये सब हम पढ़ेंगे। कंचन मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आपने इसमें कहाँ तक पढ़ाई कर लिया है? एक मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर कंचन मैम, आपने कहाँ तक पढ़ लिया है ये सब? आपको ये सब चीज समझ आ रहा होगा? जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ। अभी आपको 3 महीने बाद एग्जाम है, ये सब चीज लिखना है आपको। पेपर में वाइवा भी होता है, टफ वाइवा होता है बहुत। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ बताइए मैम। सर, मैंने पढ़ा तो मैंने सभी एक रीडिंग मैंने सिंगल रीडिंग तो किया है, पर मुझे याद कुछ नहीं हुआ है अभी फिलहाल। बस मैं समझने की कोशिश कर रही थी उसको कि कैसे मुझे याद रखना है करके। पर मुझे काफी हद तक मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये काफी अच्छा लगे मुझे को क्वेश्चंस। मतलब अपने पास क्वेश्चंस हो तो अपने को आंसर ढूंढने में और समझने में आसानी हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छा बताया सर आपने, पहले ही दिन स्टार्ट ही बहुत अच्छा हो गया कि अब क्वेश्चंस हमें अभी तो पता मैं हो। जो पढ़ाऊंगा ना आपको हाँ। इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आप पेपर में फुल मार्क्स लेके आने वाली हैं। इतना अच्छे से जी मैं सर। बताऊंगा। मेरा पढ़ाई कोई नहीं भूलता है जी। सीमा शर्मा क्या बोल रही है, सर कैन बी ज्वाइन और नॉट? आप कर सकते हैं जिनको भी आगे। एमडी तो सब लोग को करना है, अगर नहीं करना है तो ये कोई नुकसान नहीं देता है पढ़ाई। ये आप लोग को रिसर्च प्रेजेंट करने आना चाहिए। आप लोग जो भी डॉक्टर लोग हैं, जो लोग पेशेंट देखते हैं, उन लोग को भी आपने 10-10 केसेस भी प्रेजेंट करने आना चाहिए। ये जो लोग एमडी नहीं कर रहे हैं, नहीं करना है, उन लोगों के लिए भी काम की चीजें है ये सब। आज के जमाने के हिसाब से हमें चलना है, ये सब चीजें जानना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। फिर मैथमेटिकल प्रायोरी अप्रोच, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एम्पेरिकल अप्रोच। फिर प्रोबेबिलिटी पे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशनल थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। What do you mean by significance levels? What is hypothesis? Describe its types. तो इसमें दो रहते हैं, null hypothesis, alternative hypothesis. What is the test for statistical hypothesis? Type 1 error, type 2 error. फिर हाउ कैन बी द रिस्क ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एरर्स मिनिमाइज्ड। फिर पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अभी केवल आप सुनिए, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे। और फिर आगे ये देखिए 72 नंबर का, कार्ल्स पर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, विल कॉसन सम टेस्ट, रैंक सम टेस्ट, क्रुस्कॉल वैलिस टेस्ट, विल्को कॉन साइन रैंक टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट। ये सब है आप लोगों को, बहुत ही डीप में मैं पढ़ाऊंगा। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा टेस्ट। फिर व्हाट डू मीन बाय स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। फिर है अभी, अब ये यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया ऐसे न्यूमेरिकल्स कि द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ टेली पेशेंट्स, फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो इतने सारे ये वेरिएबल्स दिए हैं, इसका मीन निकालना है आपको। मैं सिखाऊंगा कैसे निकालना है। फिर मीन इंक्यूबेशन पीरियड, मीन मीडियन मोड, ये सब आप लोग को आएगा।
फिर इन्होंने 90 नंबर के श्लोक में बताया कि हाइट बता दिया अलग अलग का, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऐसे। फिर इसका हमें हाइट निकालना है, मीन निकालना है। ये सब आप लोगों को काम आने वाला है ऐसी चीजें। ये न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कराना सिखाऊंगा आप लोगों को। ये सब बहुत जरूरी है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। मैथमेटिक्स तो सब लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसी का हम बेस करके एमडी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को अभी और कुछ चीज दिखाऊंगा। अनुरिता मैम, आपको तो सब आता ही होगा ये रिसर्च। शशि मैम, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम सर, थैंक यू सर। जी। सर एक बार एक चीज पूछनी है, जैसे एमडी में जो पेपर लिखना होता है, क्वेश्चन पेपर, वो इंग्लिश में लिखना होता है कि हिंदी में लिख हाँ, सकते हैं? इंग्लिश में लिखना होता है। नो हिंदी हिंदी। में नहीं लिखना है? हाँ, नो हिंदी नो मराठी, ओनली इंग्लिश। नहीं, जैसे मतलब आयुर्वेद में जब थे बीएमएस में, तब तो आयुर्वेद हिंदी में लिखते थे, एनाटॉमी एनाटॉमी जो मॉडर्न सब्जेक्ट होते थे वो सारा रिसर्च और इंग्लिश में लिखते थे। स्टैटिस्टिक्स आपको इंग्लिश में लिखना है, बाकी अपना सब्जेक्ट जो संहिता है वो आपको हिंदी में लिखना है, संस्कृत हाँ, में। क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड होंगे उनकी, तो इंग्लिश लिखने में टाइम लग जाएगा अभी बहुत अब ज्यादा। बिहार में लोग मैथमेटिक्स है उसको गणित को हिंदी में लिखते हैं, तो वैसे आप लिख हाँ सर, सकते वो हैं। +2 तक तो हम भी सर हिंदी में ही पढ़े हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सर हैं। तो नहीं, उस टाइम तक, इंग्लिश लेकिन अब नहीं आता है। हम लोगों को तो इंग्लिश ही लिखना है मैम, संहिता भी। मैम अच्छा, बहुत आपके मुश्किल कॉलेज हो में जाता है। अब संस्कृत जैसे है? अब प्रत्यक्ष वर्ड है, अब प्रत्यक्ष वर्ड को हिंदी में जब मतलब उसी को प्रत्यक्ष इंग्लिश में लिखोगे, तो PRAT बैठकर इतना बैठकर सोचोगे, इतना टाइम टेकिंग वर्ड हो जाएगा ना। कुछ नहीं मैम, हो जाएगी आदत, टेंशन मत लो अच्छा, आप। हो जाएगी। मुझे वो चीज लगता है, क्योंकि हैप्पी स्पीड बर्थडे बहुत। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ। सर आप मतलब सब पढ़ा दो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, इतना टफ सा और सिलेबस है। कॉलेज कॉलेज में या तो आपको बच्चों की तरह पढ़ना पड़ेगा ये सारा चीज, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पे, नहीं तो हाँ आपको सर, रोज आप क्लास पढ़ा करना दो, पड़ेगा। ज्यादा बेटर है। मतलब जी। आप गाइड करते रहेंगे तो आ जाएगा, मतलब एक बार मुझे सर आप बेसिक कोई बता देना। सर जी। और आपकी कंचन वजह मैम से भी ही पढ़ाएंगे। सर आपकी वजह से ही हम नीट क्वालिफाई कर पाए एक्चुअली। तो ये भी हम शायद आपकी वजह से ही पास आउट हो तो जाएंगे। हमारे गुरु का हमको ऐसा सिखाया गया कि उंगली पकड़ के वहां तक ले गए ना, तो बीच में छोड़ना नहीं है। आप लोगों को मैं मुझे पार भी लगाना है, एमडी क्लियर भी कराना है। हाँ जी सर, अच्छे नंबर आने चाहिए, नहीं तो पता चला मेरा बेटा कहेगा अच्छा मेरे को नंबर के लिए बोलती है, अपने कैसे लाती है। सही बोला। जी। चलिए, अभी हम रिसर्च के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर बातें करेंगे। तो इसमें रिसर्च के बहुत सारे डेफिनेशन किताबों में लिखे हैं, लेकिन वो क्या है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। बाकी मैं सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा, अभी मैं केवल आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज के लेक्चर में। रिसर्च का क्या मतलब होता है? रिसर्च कॉम्प्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। हम कोई भी चीज रिसर्च कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमें रिसर्च करना है, जैसे कि जाति जनगणना बिहार में किया गया, है ना? तो उसमें ओबीसी कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, कायस्थ कितने हैं, दलित कितने हैं, एक तरह से रिसर्च किया गया। तो हम पहले तो डिफाइन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों कर रहे हैं रिसर्च, उसको डिफाइन करते हैं, फिर रीडिफाइन करते हैं प्रॉब्लम्स को। पहले भी जाति जनगणना की गई थी, लेकिन अभी हम उसको और अच्छे से करते हैं कि कितने लोग कितने हैं। यही तो एक एग्जाम्पल गया जाति जनगणना का। ऐसे ही वोटों का शेयर अगर हम रिसर्च करेंगे कि मोदी जी को कितना वोट मिला, राहुल गांधी को कितना मिला, कर्नाटक में कांग्रेस को कितना मिला, तो एक तरह से हम डिफाइन करते हैं और उसको और अच्छे से रीडिफाइन करते हैं, बार बार करते हैं। फिर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जैसे हाइपोथेसिस एक सिद्धांत बना दिया कि कांग्रेस को इतने लोगों ने वोट दिया। अब वो एक बना दिया, अगर कोई बोलेगा कि 100% कांग्रेस को वोट मिला, एक हाइपोथेसिस है। उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया कि कांग्रेस को 100% लोगों ने नहीं दिया। अब कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ है, इसको हम चेक करेंगे। तो ये जो सिद्धांत बना दिया इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद में हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि अब ये हाइपोथेसिस है कि कांग्रेस को 100% लोगों ने वोट दिया। अब उसका सॉल्यूशन है कि अभी हम रिसर्च करने जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, पूरा पॉपुलेशन में कुछ सैंपल उठाएंगे, कितने लोगों ने क्या किया, डेटा कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से होता है, जो जैसे कि ईवीएम का हम पूरा डेटा लेंगे कि कितना लोगों ने कितने लोगों को वोट दिया, ऐसे करेंगे। तो कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डेटा, कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और इवेल्युएट करना है, पूरा कैलकुलेट करना है। मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन,
कितने लोगों ने दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया, एक ये हम डिडक्ट करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। एंड केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और नॉट। मतलब फिर हम हाइपोथेसिस था कि 100% कांग्रेस को वोट दिया गया है पूरे तेलंगाना के गवर्नमेंट में, तो वो हम उसको जो हम फॉर्मूला से कर रहे हैं वो फॉर्मूला परफेक्ट है कि नहीं है। फिर उसके बाद में द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग कॉन्सेप्ट्स और सिंबल्स फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजिंग टू एक्सटेंड करेक्ट एंड वेरीफाई नॉलेज वेदर दैट नॉलेज एड्स द कंस्ट्रक्शन थ्योरी और इन ए प्रैक्टिस ऑफ आर्ट। मतलब हम फिर ये हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा जो भी चीज हमारा डेटा से आया उससे हमारा क्या पता चला कि कांग्रेस को सबने वोट दिया कि नहीं दिया, दूसरे पार्टी को, बीआरएस को कितने लोगों ने दिया, कितना पसंद है ना पसंद है, ये सारा चीज हमें ये जो डेटा से इवेलुएट करके कंक्लूजन से हमें पता चलता है। और हाइपोथेसिस हमारा था कि 100% लोगों ने वोट दिया, वो गलत हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ, वो सब हम देखते हैं। फिर है रिसर्च इन सिंपल टर्म रिफर्स टू सर्च ऑफ फॉर नॉलेज। नॉलेज के लिए ही रिसर्च किया जाता है ना। इट इज एन साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। ये साइंटिफिक होता है और सिस्टमैटिक होता है। हम ऐसे मन से नहीं बोल सकते हैं कि इतने लोगों ने दिया, इतने लोगों ने नहीं दिया। सिस्टमैटिक होता है और साइंटिफिक होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द आर्ट फॉर ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। हम इन्वेस्टिगेट करते हैं साइंटिफिक रूप से। social several social scientists have defined research in different ways। अब इसका भी डेफिनेशन जो है अलग अलग तरह से होता है। अभी आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए, मैं अकेले बोलूंगा तो मैं थक जाऊंगा। अनुरिता मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? नमस्कार सर। हाँ जी सर, आदित्य सर बोलिए। सर मैं थोड़े से एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जैसे रिसर्च में किस तरह का उसमें क्या टेस्ट लगाना है। हाँ जी, बताइए। सर जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे हम दो ग्रुप्स हैं, सपोज एक 10,000 स्मोकर का है, 10,000 नॉन स्मोकर का है एक। और अगर हम उसको फॉलो करते हैं, हमें ये देखना है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है कि नहीं होता है। हम इन दोनों ग्रुप्स को 10 साल फॉलो किया, और जो स्मोकर्स थे उसमें से सपोज 1,200 लोगों ने कैंसर डेवलप किया, और नॉन स्मोकर्स ने जो डेवलप किया 213 लोगों ने कैंसर डेवलप किया। तो अब ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, तो इसमें हम जो टेस्ट लगाते हैं वो फिशर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं इसे, अनपेयर्ड टेस्ट। अभी ये ऐसे कैसे लगाते हैं कि ये जो डेटा है, जैसे स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स का कितने को कैंसर हुआ कितने को नहीं हुआ, ये एक प्रपोर्शन जैसा है। कि मतलब इतने प्रपोर्शन यानी उस पूरे कोहॉर्ट में से इतने लोगों को कैंसर हुआ, उस पूरे कोहॉर्ट में से आ, इतने लोगों को कैंसर नहीं हुआ, उसमें से इतने लोग स्मोकिंग कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो इसको डाइकोटोमस डेटा बोलते हैं, मतलब दो में टूटा हुआ है और प्रपोर्शन में समराइज्ड है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे इसी तरह से कोई सा भी अगर ऐसा कोहॉर्ट, मतलब जिसमें दो ऐसे कोहॉर्ट है और वो प्रपोर्शन कितने लोग को कोई बीमारी हुई आगे चल के या कोई इफेक्ट हुआ, तो इसमें फिशर टेस्ट लगाते हैं। फिशर टेस्ट एक तरह का काई स्क्वायर टेस्ट है। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल लूं कि एक कोई औषधि है, और उसको हम जब पीपल पे डालते हैं, जैसे हमारे यहाँ एग्जांपल दिया इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन ऑन द पीपल साइज। एट्रोपिन करके एक ड्रग होता है जो पीपल को डायलेट करता है, इसे धतूरा से निकालते हैं। तो उसको अगर हमें इट इट हैज टू बी स्टडीड इन 8 हेल्दी नॉर्मल रेबिट्स, जैसे 8 खरगोशों में हमने एट्रोपिन डाला, और उससे कितना पीपल डायलेट हुआ ये हमें पढ़ इसके बारे में जानना है। तो पीपल साइज हमने मेजर किया मिलीमीटर में। पहले हमने एक जैसे सलाइन डाला, सपोज कि खरगोश में हमने सलाइन डाला एक आंख में, और दूसरी आंख में डाला एट्रोपिन, और जो उसका साइज है उसको बेसलाइन साइज देखा, और जो द्रव्य है डालने के 5 मिनट बाद देखा, और इसमें कितना अंतर है। मतलब इसको कैसे हम आ, वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या है, ये पेयर्ड, मतलब कि ये हमने बिफोर एंड आफ्टर, ये पेयर्ड जैसा डेटा है कि और ये जो साइज है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है। कि जैसे सपोज जो खरगोश की जो आंखें हैं उनका पीपल का क्या जो साइज था, और अब हमने उसमें एक द्रव्य डाल, अब उसका क्या साइज है, तो ये पेयर्ड जैसा हो गया बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन। तो इसमें हम पेयर टी टेस्ट लगाते हैं। जैसे
जब दो ही ग्रुप होते हैं, हमने सपोज नींद का इफेक्ट देखना है एक दवा से, जैसे कल्याणक घृतक अगर हमें डालना है, नस्या करना है, तो पहले की नींद कितनी गहरी आ रही थी या कितने घंटे आदमी सोता था, कितना टाइम लगता था नींद में जाने में, अब कितना टाइम लगता है। तो बिफोर एंड आफ्टर इसमें पेयर टी टेस्ट लगाएंगे। ये इस टाइप का उदाहरण दिया सर। फिर एक एक और जैसे एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ अ न्यू ड्रग हैज टू बी मेजर्ड इन 20 पेशेंट्स। तो जैसे कोई भी हाइपरटेंशन का कोई हम औषधि दे रहे हैं, उसका इफेक्ट लेना है और 20 लोगों में देखना है। तो हमने बेसलाइन ब्लड प्रेशर जो रहता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले लिया, और फिर उस जो औषधि को हमने दिया 6 महीने के लिए, और हर महीने बाद एक एक वैल्यू ले ली ब्लड प्रेशर की। तो अब जैसे ये 20 लोग हैं, ये सबका ब्लड प्रेशर ज्यादा था, और हमने इनको औषधि दी 6 महीने के लिए, और हर महीने में हमने इसका इफेक्ट देखा। तो अब इसमें क्या है, ये जो डेटा है ना, ये हर महीने मतलब एक एक महीने, मतलब ये हो गया ना कि ग्रेटर देन 2 सेट्स। अभी तक अगर हमारे जैसे जो इसके पहले मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था, उसमें क्या था कि हमने एक दवा डाली और दवा के पहले और दवा के बाद में रिजल्ट देखा तत्काल। इसमें दो ही सेट थे डेटा के, मतलब बिफोर एंड आफ्टर पेयर। अब इसमें क्या है, मोर देन 2 सेट्स है कि हर महीने में हम वैल्यूज हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो सेम लोग, जो 20 लोग थे, उसको हमने एंटी हाइपरटेंसिव दवा दी, सबको हाइपरटेंशन था, और हर महीने हम एक डेटा बना रहे हैं कि कितना बेसलाइन से कितना इफेक्ट है ब्लड प्रेशर पे। तो इस पे क्या है ना, पेयर तो है पर मोर देन 2 डेटा सेट, इसमें यहाँ पे 6 डेटा सेट, अगर 6 महीने का है 5 डेटा सेट, इस तरह 5 6। तो हम ये रिपीटेड मेजर्स जो होते हैं, इसमें एनोवा टेस्ट लगाते हैं, ANOVA, एनोवा टेस्ट, उदाहरण के तौर पे। इसी तरीके से जैसे जब भी मतलब जैसे एक और मैं उदाहरण देता हूँ कि वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा था, और उसमें 4 वेट लॉस प्रोग्राम्स वर कंपेयर्ड विथ कंट्रोल्स इन 5 ग्रुप्स ऑफ 10 पेशेंट ईच। तो मतलब 10 पेशेंट ईच का 4 वेट लॉस प्रोग्राम चल रहे थे। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें कि ये 4 डेटा सेट हो गए यहाँ पे, और इसमें मैं बता रहा हूँ, 4 वेट लॉस प्रोग्राम्स वर कंपेयर्ड with controls in 5 groups of 10 patients each. At the end of 6 months, fall in cholesterol levels was as follows। तो मतलब हमने कोई औषधि दी, कोई इंटरवेंशन दिया वेट लॉस प्रोग्राम में, और हम कैसे चेक कर रहे हैं, उसका वेट, उसका कोलेस्ट्रॉल कितना कम हो रहा है। तो अब जो कोलेस्ट्रॉल है, उन जो प्रोग्राम्स के जो प्रोग्राम्स चल रहे थे, सबका कोलेस्ट्रॉल हमने, जैसे 6 महीने बाद पांचों ग्रुप या जो 4 वेट लॉस प्रोग्राम्स थे, उनके 5 ग्रुप थे, सबका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज हमारे पास है। तो फिर उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मोर देन 2 डेटा सेट है, तो यहाँ पे भी एनोवा लगेगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको सर 3 4 एग्जांपल दिए। अब बहुत जैसे अच्छा एक बताया आपने, बहुत अच्छा बताया आपने सर, अनोवा टेस्ट को बहुत अच्छा बताया। और बताइए, और बताइए। सर इसी तरीके से अगर जैसे सपोज लिवर डैमेज है, और हमें उसको जैसे ये इलास्टोग्राफी टेस्ट या हिस्टोपैथोलॉजी से हम स्कोर करना है, तो हेपेटिक डैमेज was scored using histopathology of liver in 2 groups of patients. Median damage was 4 in test group and 2.4 in control। मतलब हमने 2 ग्रुप थे, एक का नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है जैसे एलोपैथी का, एक एक में हमने से 2 ग्रुप थे, एक का नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है एलोपैथी का, और एक में हमने जैसे आशा वरिष्ठ या फिर जो क्षारीय यवक्षार मूंग, ये सबका जो इंटरवेंशन दिया उदाहरण के तौर पे आरोग्यवर्धनी, और फिर हमें उसका इलास्टोग्राफी लेवल चेक करना है। तो इस कंडीशन में ये, अब इसमें 2 ग्रुप है, तो इस कंडीशन में हमें जो टेस्ट लगेगा वो 2 डेटा सेट्स का टेस्ट लगेगा। इसको बोलेंगे विलकॉक्सन रैंक सम, सॉरी, मैन विटनी टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट। तो मतलब दो दो ग्रुप है, हमने एक में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चल रहा है, एक में हमने इंटरवेंशन किया, और फिर उस डेटा को मेजर करना है, तो इसमें मैन विटनी टेस्ट लगता है।
सर मैं इसका है ना, ये जो जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताए, जब मैं सर जिपमर में था, तब ये स्टैटिस्टिक्स वालों ने क्लास ली थी, उसके उदाहरण के साथ मैं शेयर कर दूंगा सर ग्रुप आप में इसी शेयर तरीके कर से। दीजिए। हमें ये पढ़ाना ही है, ये सब है सिलेबस में, एमडी के सिलेबस में है, ये सब ओके पढ़ाना ही जी। है हमें। अभी आप जी जो सर। जो शब्द बोल रहे हैं ना, ये सब लोगों को दिमाग में जा रहे हैं, सब आ जी रहे हैं। सर। हाँ। उदाहरण आदित्य के तौर सर। पे। जी मैम, जी मैम। नहीं सर, बोलिए बोलिए आप। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे वुंड हीलिंग इफेक्ट्स ऑफ 3 ट्रेडिशनल ड्रग्स वर टेस्टेड इन रैट्स। मतलब 4 ग्रुप बनाए हमने रैट्स के। उसमें एक को तो हमने सलाइन दिया कंट्रोल की, मतलब नॉर्मली उसकी जो इंट्रिंसिक हीलिंग हो रही है उससे हो रही है। और जो बाकी के 3 ग्रुप में, एक में काशीश दिया, एक में जात्यादी दिया, एक में कुछ और दिया जैसे खैरवा दिया। और फिर इनके इफेक्ट्स देखने हैं हमें, तो कि कितना हील हुआ है। तो यूजुअली 0 to 5 कर देते हैं, मतलब पूरा जैसे जो बेसलाइन से कंपेयर करके जो तस्वीरें लेते हैं, उसमें कितना खून आ गया, कितना ग्लैंडुलर टिश्यू आ गया, इस तरह से स्कोर बना देते हैं 1-0 1-0 करके। अब ये जैसे 4 ग्रुपों का अगर हमें कंपेयर करना है, तो इसमें हम लगाते हैं, फिर से इसमें 2 से ज्यादा डेटा हो गया ना सेट, तो इसमें हम क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट लगाते हैं। क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। तो ये किस तरीके से, कौन सा टेस्ट, ये आजकल एसपीएसएस सॉफ्टवेयर ये आने लगे, लेकिन हमें मालूम रहना चाहिए कि किस टाइप का डेटा, हमारे डेटा किस टाइप के डेटा से मैच कर रहा है, और उसमें उस सॉफ्टवेयर से कौन सा टेस्ट चुनना है। तो मैम ये मैं दोनों ये ये सर डेटा। है, ये सब सिलेबस में है, कंचन मैम के, ये सब लिखना है सारा चीज। जी सर, जी सर। तो मैं इसी का उदाहरण उदाहरण के साथ और प्रैक्टिकल कौन सा टेस्ट जिसे बोलते हैं संक्षेप में, वो मैं शेयर कर दूंगा सर, अभी ग्रुप में डालता हूँ एक मिनट। हाँ, आप डाल दीजिए सर। हाँ, अनुरिता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर बहुत अच्छा बताया सर ने, और आप भी इतना टफ टॉपिक और इतना सरल करके अगर आप सिखाने लग गए, क्योंकि आपको मालूम है सर, हमारे थाउजेंड्स ऑफ पीजी स्टूडेंट पास होते हैं, एमडी करके बाहर पास आउट होते हैं। उसमें से बहुत कम परसेंटेज में एकेडमिक्स और प्रैक्टिशनर निकलते हैं, लेकिन रिसर्चर नहीं निकलते हैं सर। और अगर हमें आयुर्वेद को एज अ मेन पैथी आगे लाना है, या हमें अगर आयुर्वेद में सक्सेस दिखाना है, तो हमारे इतने सारे सेक्शंस है कि जहाँ पे हमारे फंडामेंटल जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो अभी सर ने बताया, वैसी रिसर्चेस होके बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न साइंस, रिवर्स फार्मेकोलॉजी। क्योंकि हमारे यहाँ पे कैसे 14 एक अभी फिलहाल पीजी स्टूडेंट है जिनको हमें सिखाना पड़ता है। जब उनको टॉपिक वगैरह देना पड़ता है तो उनके उनके गाइड ही रहते हैं, लेकिन मेन काम जो भी है वो हम रीडर या एसोसिएट जब करते हैं, तो उस इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलता है ऑल ओवर इंडिया और आयुष के लेवल पे। लेकिन आयुष में भी आयुर्वेदिक लोग कम हैं, और जो नेशनल लेवल पे जो काम करते हैं, तो जैसे अभी आदित्य सर इंटरेस्ट लेके बता रहे थे, अगर ये प्रैक्टिकल गाइडलाइन ओपन हो जाए ना सर, कि जैसे मुझे स्टडी करना है कि डिफरेंस इन गेटिंग सी मार्कर रिड्यूस्ड with Ayurvedic medicines with rasa and without rasa कल्पना, as compared with chemo and radiotherapy। तो मुझे ये मालूम करने वाला या ये गाइडलाइन देने वाला कोई बंदा चाहिए, कोई टीचर प्रोफेसर चाहिए, या फिर कोई डिपार्टमेंट चाहिए कि जो मुझे बताए ओके यू गो विद दिस रिसर्च। जैसे अभी आदित्य सर बता रहे थे टी टेस्ट है, काफी सारे बाकी के टेस्ट, लेकिन अगर हम इन टेस्ट और इन रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू अगर इम्प्रूवमेंट करके हमने हमारे रिसर्च पेपर्स सामने रख दिए सर, आपके जैसे प्रैक्टिशनर से, अंजना मैम जैसे प्रैक्टिशनर, इतने इतने सारे यहाँ पे इतने नॉलेजेबल लोग हैं, बस इनकी भाषा जो है रिसर्च और मेथोडोलॉजी के बेस में अगर आ जाएगी, तो प्रोटोकॉल ऑफ प्रकृति, प्रोटोकॉल ऑफ धातु विज्ञान, प्रोटोकॉल ऑफ स्रोतस, प्रोटोकॉल ऑफ शतक्रिया काल, प्रोटोकॉल ऑफ संप्राप्ति कैसे फाइंड आउट करना है, मनोबल, ओजबल, अग्निबल, ये सब कुछ है ना सर क्रिस्टल क्लियर। हमें मालूम है सर, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बिकॉज हमें डिफिकल्टी, क्योंकि हमने इस मेथड से नहीं काम किया। लेकिन आज दुनिया में अगर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू अगर रिसर्चेस सामने रखते हैं, तो ये होलिस्टिक और इंटीग्रेटिव लेकिन साइंटिफिक अप्रोच करके हमारे आयुर्वेदा को बहुत बड़ी लेवल पे लेके जा सकता है। बट बहुत कम प्रमोशन मिलता है, बहुत कम लोग इसको सिखाते हैं। जब मैंने आपसे सुना था कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी लेंगे, तो आई वाज शॉक्ड, बिकॉज इन कॉलेज, जिन कॉलेजेस में एमडी स्टूडेंट एडमिशंस लेते हैं, वहां पे लेक्चरर ठीक से मिलता नहीं है। इतना टफ सब्जेक्ट रहता है कि उसमें कोई इंटरेस्ट लेता नहीं। और मेरा इतना इंटरेस्ट वाला ये सब्जेक्ट था, लेकिन मुझे एमडी के लिए, एमडी के बाद में रिसर्च और इस चीज के लिए सिर्फ बोले थे कि हाँ हम गाइड करेंगे, लेकिन किसी ने भी मुझे कैंसर और हार्ट डिसीज पे ही करना था। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। बहुत लोगों के लिए मतलब इतना क्या बोलते हैं योगदान रहेगा उनके लाइफ में,
स्ट्रीम चेंज करने के लिए, उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए। एंड आदित्य सर जैसे लोग और हैं या मुझे आपके एक और जैसे बात लोग हैं। बताना है कि हमारी जो शिल्पा हिरमे मैम है और नवीन जोशी सर हैं, उन्होंने एक बुक भी हम्म लिखी है रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, हम्म एमडी स्टूडेंट। हम्म। तो उसका मैं अभी भेज वेरी दूंगा पीडीएफ, तो वो आप लोगों को बिल्कुल। काम आएगा। मतलब ये अभी से अगर आदत लग गई ना सर, तो आयुष दर्पण वो कारागार, वो एक ऐतिहासिक पैनल बनेगा कि जहां से रिसर्चर बाहर आउट होंगे। मुझे ये कहना था कि इसको रोकिएगा और मत। उसके बाद में जैसे हम पब्लिश शास्त्र। करना है, अपना आर्टिकल भी पब्लिश करना है स्कोपस में, यस यस इजी यस केयर लिस्ट में कैसे करना है वो भी आना चाहिए। यस। जी। और इसमें बहुत कम, मतलब बहुत कम लोग हैं सर, मतलब जो जानना हम चाहते सबको हैं या उनको बनाएंगे ना, मालूम उसमें नहीं क्या जी। है, अभी हम सबको एमडी करा रहे हैं, हम ये सब भी कराएंगे ना, आप चिंता मत करिए, हम। सर इस दुनिया में ना सर, एमडी पीएचडी स्कॉलर या बीएमएस ये नहीं जरूरी है सर। आयुर्वेद का शास्त्रोक्त ज्ञान, जिसके ऊपर जो सोसाइटी है वहां पे बढ़ने वाली बीमारियों में एज कंपेयर्ड विद एलोपैथी या बाकी के पैथीज में कितना शाश्वत आयुर्वेद है, उसको साइंटिफिक वे में समझाना जो आप कर रहे हैं, दूसरों में वो अवतरण करके उतारना उनकी लाइफ में, और अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स तैयार करना, और मेथोडोलॉजी की रिसर्च के थ्रू रिसर्चर डेवलप करना, ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा सर। डिग्रीज तो आती रहेंगी सर जिंदगी में, कभी भी पढ़ाई के लिए कोई वो नहीं है। बट बिलीव मी, यू आर डूइंग वेरी हम ग्रेट वर्क सर। स्टेप एंड बाय आयुष स्टेप दर्पण। सब करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यस यस, थैंक यू अच्छा। नवीन सर एंड थैंक यू अरविंद सर। हाँ। और कंचन मैम, आप अभी आपको एग्जाम भी है, तो ये जो चीज दिख रहा है ये आप पढ़ेंगी तो आपको याद भी हो जाएगा। एक बार आप पढ़िए। अ- जी आप, सर। हाँ आप पढ़िए। आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च थोड़ा जोर से बोलिए मेथोडोलॉजी। मैम, थोड़ा जोर से बोलिए। Research methodology is a term that basically means the science of how research is done scientifically. It is a way of scientifically and logically solve a problem, help us understand the process, not just the product of research and analysis methods in addition to the information obtained by them. What are the types of research methodology? Basic research, second, applied research, problem oriented research, problem solving, quantitative research, qualitative research. जी। अभी रुकिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ। हाँ। अब ये रिसर्च प्रॉब्लम, ये भी पूछा जाता है वाइवा में, ये सारा चीज पढ़िए मैम। Research problem. A research problem is a statement about an area of concern, a condition to be improved, a difficulty to be eliminated, or a troubling question that exists in scholarly literature, in theory, or in practice that points to the need of meaningful understanding and deliberated investigation. What हाँ, is अभी जो research problem? अनुरिता मैम बोल रही थी ना, ये रिसर्च प्रॉब्लम ये सब, तो ये उसका यही है डेफिनेशन ये सब। जी। पढ़िए A, पढ़िए मैम। pro- a problem statement is the description of an issue currently existing which needs to be addressed. It provides the context for this research study and generates the questions which the research aims to answer. The statement of the problem is the local point of any research. How do you identify the problem? हाँ, कि कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। क्या है ना, ये सारा चीज जो है ये तो अभी हम और डिस्कस करें, अभी तो इंट्रोडक्शन हो रहा है। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़िए और समझाइए, अगर समझा सकते हैं तो। सर ये पेज हो गया ना? नहीं नहीं, ये नहीं हुआ। ओके। A problem statement is the description of an issue currently existing, which needs to be addressed. It provides the context for the research study and generates the questions which the research aims to answer. The statement of the problem is the focal point of any research. How ये do you क्या identify the आपको क्या problem? समझ आया, आप लोगों को समझाइए भी, तब आपको क्या समझ आया ये सब एग्जाम्पल से समझाइए। सर ये मैं मेरा खुद की लाइफ का स्टोरी पढ़ रही हूँ, बस ऐसे बताइए। जी। पूरा चलता हुआ प्रैक्टिस छोड़ के मैं सिर्फ सीसीआरए कैंसर रिसर्च के नाम पे पोदार गई हूँ। लेकिन बिलीव करिए सर, कोई किसी को दिशा नहीं देता है, और कोई किसी को, यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपको
रिसर्च में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, कोई स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करके आप रिसर्च मेथोलॉजी में कौन सी स्टेप से उस प्रॉब्लम पे इफेक्टिव सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज अभी आदित्य सर ने बोला कि इफेक्ट ऑफ सपोज आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड अदर जो काढ़ा वाढ़ा यूज करके पेशेंट की संप्राप्ति भंग हो रही है कि नहीं, और एक मॉडर्न का ट्रीटमेंट लेके करे, तो उस प्रॉब्लम एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि हमें फाइंड आउट करना है कि भाई काढ़े से कितने दिन में सामने वाले में जीर्ण ज्वर में रिजल्ट मिलता है। तो वो क्लियरली वहां पे प्रॉब्लम मेंशन होना चाहिए। इट्स बी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि जो बुखार सपोज 3 हफ्ते से ज्यादा या 4 हफ्ते से ज्यादा कंटिन्यूअस आ रहा है, लेकिन उसको क्रोसिन के बगैर, मतलब क्रोसिन देने के बाद में भी वो रिकर हो रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये हमारा प्रॉब्लम है। देन अंडरस्टैंड एवरीवन्स इंटरेस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना है, बेनिफिट देना है। तो आपका क्रिस्टल क्लियर प्रॉब्लम रहेगा तो आपका उसके ऊपर जो भी, मतलब यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम कि आपको पीयूओ सपोज, जैसे पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसके लिए काफी लोग इतना सारा टेस्ट करने के बाद में भी पेशेंट का बुखार कम नहीं होता है, वो प्रॉब्लम है। तो यू शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली। लोगों को इंटरेस्ट क्या है कि वो पीयूओ को एलोपैथ में कोई ट्रीटमेंट कंसिस्टेंट या कोई एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इन आयुर्वेद है क्या। तो यस, आई वांट टू फाइंड इट आउट, दिस इज माय, कि आई वांट टू गिव द सॉल्यूशन फॉर पीयूओ, पायरोक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन। लिस्ट द पॉसिबल सॉल्यूशंस। अभी सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सपोज हमारी थेरेपीज है, हमारा निदान परिवर्जन है, सपोज हमारा ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, हमारा दीपन पाचन ट्रीटमेंट है, हमारी थेरेपीज है, जीर्ण ज्वर की चिकित्सा है, वॉट एवर मे बी, यू हैव टू इवेल्युएट इसके जो भी सॉल्यूशंस के आपके प्रोबेबल सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी थेरेपीज होंगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। मैं इस पे अभी भी गए 3 महीने में काम ही कर रही हूँ। मुझे अभी तक कोई दिशा या क्लियर कट वहां पे अरविंद सर की तरह या कोई सिखाने वाला नहीं मिला है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को भी सिखाना पड़ता है, तुम्हारा काफी वक्त सिखाने में चला जाता है। बट आई एम गोइंग विद दिस वे, इस वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। इवेल्युएट द ऑप्शंस, फिर आपको आपके ऑप्शंस ये करने की, भाई आई वांट टू गो विद पंचकर्मा, आई वांट टू गो विद औषधि चिकित्सा, आई वांट टू गो विद रस औषधीज, या फिर आई वांट टू गो विद निदान परिवर्जन एंड आहार्य चिकित्सा। जो भी आपका ऑप्शंस है उसको इवेल्युएट करके आप रख दीजिए, यू पिन पॉइंट करके सामने रख दीजिए। सिलेक्ट एन ऑप्शन फॉर ऑप्शन और ऑप्शंस, मतलब अगर मुझे किसी टेस्ट को एक ही ऑप्शन लगाना है, जैसे सर ने बोला कि 2 ही ग्रुप है और टी टेस्ट लगाना है, तो अभी मैं इतनी टेस्ट में, क्योंकि अभी भी मेरा मतलब जस्ट फिर से स्टार्ट हुआ है स्टडी, तो मैंने अभी तक टेस्ट वगैरह पे इतना काम नहीं किया, बिकॉज मेरा डिजाइन वेरी क्लियर अभी है, आई हम वांट टू अभी हम वर्कआउट। टेस्ट पे भी बहुत अच्छे से आदित्य सर से सीखेंगे ये सारी चीजें। बिल्कुल हम बिल्कुल जैसे सर। जी। मैम, एंड जैसे हाँ जी जैसे सर, जैसे जैसे मैं मेरा ही टॉपिक बताती हूँ सर। आई वांट टू इवैल्यूएट कि हाउ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, जो भी थेरेपीज मैं करती हूँ या आयुर्वेद हम्म। करता है, वर्किंग आउट ऑन टू सीईए मार्कर फॉर द प्रोलॉन्गिविटी ऑफ कैंसर पेशेंट लाइफ, या फिर हम्म। मतलब अभी मेरा स्पेसिफाई करना जरूरी वो हाँ है, मैम, मैं उसको लेकिन स्पेसिफाई करता हूँ, मैं हाँ करता जी हूँ। हाँ जी, या तो उदाहरण के तौर पे अगर आपने एक प्रोटोकॉल बनाया, देयर आर 20 कैंसर पेशेंट्स फॉर एग्जांपल, यस एंड टेन यस। टेन पेशेंट्स आर देयर हु आर टेकिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, एंड 10 पेशेंट्स आर देयर हु आर टेकिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्लस योर ट्रीटमेंट। तो इसमें देन वी फॉलो देम फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेस्ट, जैसे एमआरआई हो या पेट सीटी हुआ, इस तरीके से, और या जो कोई आपको केमिकल मार्कर चेक करना है उससे। और फिर हमें देखना है कि आफ्टर 2 years हाउ मेनी ऑफ देम डाइट एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर सर्वाइविंग। यस यस यस। तो इसमें द टेस्ट विल विच यू रिक्वायर ना मैम विल बी, ये 2 ग्रुप हैं, इसमें फिशर टेस्ट लगेगा, काई स्क्वायर टेस्ट रहता है। तो हम्म। ये उसी सिनेरियो में, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, मतलब कर ही दिया है। उसी सिनेरियो में फॉर एग्जांपल जैसे 10 स्मोकर थे, 10 नॉन स्मोकर थे, तो यहाँ पे आपका ग्रुप हुआ कि फिर उनको फॉलो अप किया, मतलब स्मोकर, मतलब जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि जिन्होंने एग्जांपल जो नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो लिया। फिर 10 नॉन स्मोकर, यहाँ पे मतलब 10 ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने स्टैंडर्ड लाइन ट्रीटमेंट प्लस ये लिया, मतलब 2 ऐसे कोहॉर्ट बन गए। फिर हमने 2 साल तक उसको फॉलो किया कि इनको ये ट्रीटमेंट, इनको इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट मिल रहा है, इनको अकेला एलोपैथिक ट्रीटमेंट मिल रहा है, और उसमें से कितने जिंदा हैं कितने मर गए।
तो इस तरीके से अगर हम इसमें जो टेस्ट लगेगा वो फिशर टेस्ट रहेगा। अब इसी इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ा बदल दें कि जैसे मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको हेपेटिक डैमेज वाज स्कोर्ड यूजिंग हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ लिवर इन टू ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स। तो इसी तरीके से हमने दो ग्रुप ऑफ पेशेंट हैं, उसमें हमें सीईए मार्कर जैसे हमें चेक करना है टाइम के साथ। एक ग्रुप ने कुछ दवा ली है, एक प्रोटोकॉल लिया है, दूसरे ग्रुप ने दूसरा प्रोटोकॉल लिया है, और हमें उसका सीए मार्कर चेक करना है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो इसमें जो टेस्ट लगेगा फिर से मैन विटनी टेस्ट लगेगा। तो थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैंने मैम ये जो जो स्ट्रक्चर्स हमें स्टैटिस्टिशियंस ने पढ़ाया था, तो उसका फोटो और उसमें कौन सा टेस्ट लगेगा उसकी आंसर की ग्रुप में शेयर कर दिया मैम। इसमें सर मैम हो प्रॉब्लम जाएगा। क्या होता है सर, ये टेस्ट तो पता चल जाते हैं, लेकिन जैसे मैं मतलब एक्चुअली हमें गाइडलाइन कैसे कि हम प्रॉपर एज ए प्रैक्टिशनर सोच रहे, लेकिन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है शायद एक जो भी उसका लक्षण है, या वेट लॉस है, या फिर एनोरेक्सिया है, या फिर डब्ल्यूबीसी कम होना, या आरबीसीज बढ़ना, ऐसे कुछ ना हम्म। कुछ स्पेसिफिक लेके हाँ स्पेसिफाई हाँ। करके उसके स्टडी पे, जिस वजह से ये स्टडी बढ़ जाता है क्योंकि हमारा एस्पेक्ट, हमारा एंगल, हमारे फंडामेंटल्स बहुत अलग अलग एंगल से है ना सर। त्रिदोष धातु संकल्पना है, देन सप्त धातु संकल्पना है, फिर उसके साथ तो में उतना बाकी क्यों का करना जो है, भी। कंसाइज करके करना पड़ेगा ना, इतना हाँ, तो कम वही कैसे। वही गाइडलाइन सर, वही गाइडलाइन जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, तो बहुत इजी हो जाएगा ये। और हर कोई है ना, हर कोई प्रैक्टिशनर 2020 का भी ग्रुप लेके करे तो भी एज अ साइंस, आयुर्वेद जो भी है या कोई भी फॉर्मुलेशन है वो बाहर आएगा। नोबडी विल बी एबल टू डिनाई, बिकॉज हम्म। बिलीव मी इट्स टाइम का बहुत ज्यादा जरूरी है कि और मैम वी ग्रुप शुड भी बी इन ना गुड। लेना, सेम ग्रुप को ही अगर फॉलो कर दे और उसका जो एग्जैक्टली। नॉर्मल मोर्टेलिटी और जो कॉस्टिंग रहती है जो पेपर से निकाल के कि भैया यूजुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये हैं और हमारे आयुर्वेदिक से इतना कॉस्ट पड़ रहा है, इंटरनेशनली कॉस्ट इतना सर पड़ता है, एक इतने स्टडी लोग तो ऐसे बचते होना चाहिए सर, कंपैरिजन ऑफ द ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ मॉडर्न एंड देयर एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ एंड सक्सेस रेट, एंड कॉस्ट ऑफ आयुर्वेदिक ग्रंथोक्त पंचकर्मा आयुर्वेदिक जो भी ट्रीटमेंट है, वॉट एवर मे बी एनीबडीज ट्रीटमेंट, हैं। द ट्रीटमेंट कॉस्ट, लॉन्गिट्यूटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी लाइफ। ऐसे स्टडी हो गया ना सर, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन हम रखते नहीं है ना सर। हम वो रिस्क का वगैरह करेंगे बाकी लोगों करेंगे का जो सब करेंगे। वो हम अगर हो सब गया ना करेंगे। सर, तो लोग उंगली चबा मतलब दबा देंगे अपने हाँ मुंह के अंदर। जी मैम, ये थैंक यू सर। सारे जो कॉमन कॉमन है ना हो जाएंगे मैम, इससे हो जाएंगे। और अगर मुझे कोई तो इतना उदाहरण भी विरोध हो देते हैं रहा है तो। सर, रिसर्च और इसमें मुझे इतना विरोध हो रहा है क्योंकि मैं हूँ एनाटॉमी की एसोसिएट प्रोफेसर। मैं क्लिनिक या हॉस्पिटल गवर्नमेंट की नहीं बैठ सकती हूँ बिकॉज मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ। वहां पे मुझे अलाउ नहीं है, तो मुझे वहां का किसी भी चीज का हेल्प सिर्फ थ्योरेटिकल हो सकता है। प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे खुद ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये तो मुझे पता चल गया 4 महीनों में। बट स्टिल मैं हार तो नहीं मानने वाली सर, 1 साल दूंगी, 2 साल दूंगी, हार गई तो सर मैं अरविंद सर का हेल्प आप, ले लूंगी। हाँ ठीक है सर, आप और कुछ बताना चाहते तो बताइए आदित्य सर, आप बहुत हाँ सर, अच्छा जैसे बताया सर। जैसे आपने बताया हियर 7 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जी। आइडेंटिफाई द इश्यूज, तो हजारों इश्यूज है हमारे पास जो आयुष से आराम से क्लियर हो सकते हैं। तो एक इशू ले लिया सपोज कि सिरोसिस है, उसका पेशेंट के सिरोसिस है और वो पेशेंट को टर्मिनल बीमारी है। सो बी क्लियर अबाउट व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो प्रॉब्लम इज सिरोसिस, उसको अंडरस्टैंड एवरीवन्स इंटरेस्ट। तो ये जितने भी पेशेंट्स विद लिवर डिजीज है उनके लिए फायदा रहेगा। लिस्ट द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक तो जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है और दूसरा उसमें हमने जो आयुष इंटरवेंशन दिया है, ठीक है। और ये ऑप्शंस है मतलब। फिर इसको डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, तो इसको ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे उदाहरण के तौर पे इलास्टोग्राफी एक ऐसा ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है जिससे डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि अभी इतना ज्यादा हार्डनेस थी, अभी हार्डनेस कम हो रही है, इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्टिव तरीके से इस तरीके से सिरोसिस पे स्टडी कर सकते हैं जी सर। जी। जी। फिर ऐसे तो बहुत सारा पढ़ना है, अभी आज ही तो सब नहीं पढ़ सकते, हम आगे फिर सेशन करेंगे। कंचन मैम, आपको कैसा लगा आज का सेशन? शशि मैम, स्मिता मैम, कुछ बताइए आप लोग। जी सर, बहुत अच्छा स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ है सर। जी। आगे बढ़ते रहेंगे सर। हाँ, तो आप नवीन सर से बोलिए कि ये रेगुलर क्लास हो, ऐसे केवल संडे संडे को करेंगे तो कैसे होगा सिलेबस कंप्लीट। एक कोई टाइम पूछ लीजिए आप लोग के हिसाब से, तो वो टाइम पे हम पूरा कंप्लीट करेंगे सिलेबस। जी सर। जी।
शशि मैम, आपको कुछ समझ आया क्या फर्स्ट लेक्चर में? शशि मैम, स्मिता मैम, कुछ बोलिए आप लोग। नहीं, हाँ जी सर, नमस्ते सर। कुछ सर मेरे यहाँ समझ से आया? आवाज आएगी? हाँ, पूछिए पूछिए। शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, समझ में आया थोड़ा सा, एक्चुअली कम सुना क्योंकि बच्चे बीच में आवाज कर रहे थे। ठीक है, स्मिता मैम आपको समझा है ये सब चीजें? आपको एग्जाम में सब लिखना है, पढ़ना है सब? जी सर, समझ में आ रहा है और इंटरेस्ट भी आ रहा है आप लोगों को सुन सुन के। जी। वो आपकी क्लासमेट अश्विनी मैम को भी बोलिए, और वो रश्मि बगड़े मैम को भी बोलिए, मोनिका मैम को बोलिए, जो भी एमडी कर रहे हैं, सबको ज्वाइन करने जी को बोलिए। और जी कंचन सर। मैम, आप नवीन सर को फोन करके बोलिए, इसका एक टाइम रखें रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। हम स्पेशल इस पे ही लेक्चर रखेंगे। जी सर, ठीक है? पक्का। हाँ ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। थैंक हाँ। यू। फिर मिलेंगे, थैंक यू।